Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 12 साला फलस्तीनी बच्चे को रमजान की खुशी में चरागाह करने पर गोली मार दी गई। पाकिस्तानी अदालत ने कुरान पाक को जलाने के जुर्म में खातून को सुनाई उम्र कैद की सजा। यूपी मदरसा बोर्ड कानून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया रद्द, करार दिया सेक्युलरिज्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक भेजा ईडी की हिरासत में। हज 2024 के महरम कोटे से इमसाल महाराष्ट्र की खवातीन सबसे बड़ी तादाद में हज करेंगी। उर्दू अंग्रेजी के बुजुर्ग सहाफ़ी और कौमी आवाज के चीफ एडिटर जफर आगा का इंतकाल। तहकीकाती एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर अपोजिशन जमातों ने की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस के 2 कोचेस में लगी आग। तमिलनाडु के पुनमुडी की वजीर के तौर पर हुई हल्फ बर्दारी। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। रियासत में होंगे 5th, 8th और 9th के बोर्ड एग्जाम्स, हुकूमत को मिली हाई कोर्ट से मंजूरी। व्हाइटफील्ड के रामेश्वरम कैफे बम धमाका मुलजिमों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कार्रवाई हुई तेज। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। 12 साला फिलिस्तीनी बच्चे को शाफात पनाह गुजीन कैंप में इस्राएली पुलिस ने सीने पर गोली मार दी और सीने में गोली लगने के बाइस वो चल बसा। उसके खानदान ने कहा कि वो रमजान के दूसरे रोजे के इख्तिताम पर इफ्तारी के वक्त खुशी मना रहा था और फलस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती के लिए रोशनियां रोशन कर रहा था, जिसको बगैर जवाज के इस्राएली फौज ने निशाना बनाया। बच्चे के वालिद के मुताबिक वो उस वक्त घर पर मौजूद था जब उसके बेटे को गोली लगी। गोली चलने और अपने बेटे की आवाज सुनी और बच्चे के वालिद और वालिदा फौरन बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बच्चा मुंह के बल गिरा हुआ है और जब बच्चे को हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टरों ने कहा कि लड़का मर चुका है और आप इसे देर से लेकर आए हैं। उसके कुछ ही देर बाद इस्राएली पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल पहुंच गया और उसने कहा कि बच्चे की लाश को इस्राएली हॉस्पिटल मुंतकिल करें ताकि पोस्टमार्टम हो सके, और कई दिन तक न पोस्टमार्टम किया गया और न ही लाश वापस की गई। पुलिस से राब्ता किया जाता तो कहते कि पोस्टमार्टम के बाद दिया जाएगा। आखिर बच्चे की लाश वालिदैन को दे दी गई और जनाजा पढ़ाया गया। बच्चे के 61 साला बाप ने कहा कि क्या मेरा 12 साला बच्चा दहशतगर्द था जिसे पुलिस ने बेरहमी के साथ सीने में गोली मारकर शहीद कर दिया। पाकिस्तान में कुरान पाक का सफा नजर आतिश किए जाने के बाद एक पुराने मामले में आसिया बीबी नामी खातून को मुजरिम करार दे दिया गया और अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के तौहीन रिसालत कानून के तहत मजहब या मजहबी शख्सियात की बेइज्जती करने का कसूरवार पाए जाने पर सजाए मौत तक दी जा सकती है। सरकारी वकील मुहज्जिब अवैस ने कहा कि खातून आसिया बीबी को 2021 में तौहीन रिसालत के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। कुछ लोगों ने दावा किया था कि मुलजिम खातून ने कुरान के सफ़हात जलाकर उसकी बेहुरमती की है, जबकि खातून ने अदालत में अपने ऊपर लगे इल्जाम को सरे से मुस्तरद किया। याद रहे कि एक और आसिया बीबी नाम की ईसाई खातून को पाकिस्तान में सजाए मौत सुनाई गई थी और 8 साल जेल में गुजारने के बाद
2019 میں اسے توہین رسالت کے الزام سے بری کر دیا گیا تھا۔ اپنی رہائی کے بعد دی جا رہی موت کی دھمکیوں سے بچنے کے لیے وہ کینیڈا چلی گئی۔ اب نیشنل نیوز تفصیل سے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش مدرسہ بورڈ کو جھٹکا دیتے ہوئے یو پی بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ 2004 کو غیر آئینی قرار دیا ہے اور اسے منسوخ کر دیا ہے۔ عدالت عالیہ کا کہنا ہے کہ یہ ایکٹ سیکولرزم کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے اور یو پی حکومت کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مدارس میں زیر تعلیم طلباء کی مزید تعلیم کے لیے ایک منصوبہ بنائے اور انہیں مرکزی دھارے کے تعلیمی نظام میں شامل کرے۔ واضح رہے کہ انشومن سنگھ راٹھور سمیت کئی لوگوں نے یو پی بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ 2004 اور اس کے اختیارات کو چیلنج کرتے ہوئے عدالت میں عرضداشت پیش کی تھی۔ اس عرضی میں حکومت ہند، ریاستی حکومت اور محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے مدارس کے انتظام اور دی جانے والی امداد پر اعتراضات کیے گئے تھے۔ عرضداشت پر سماعت کے بعد جسٹس وویک چودھری اور جسٹس سبھاش ودیارتی کی ڈویژن بینچ نے یہ حکم سنایا ہے۔ دہلی کے روز ایونیو کورٹ نے جمعہ کے روز آبکاری پالیسی گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو 28 مارچ تک ای ڈی کی حراست میں بھیج دیا ہے۔ ای ڈی نے جمعرات کی شام کیجریوال کی سرکاری رہائش گاہ پر تقریباً 2 گھنٹے کی پوچھ تاچھ کے بعد انہیں گرفتار کیا تھا۔ ایجنسی نے انہیں دہلی کے دیگر وزراء، آپ لیڈران اور دیگر کی ملی بھگت اور مبینہ ایکسائز ڈیوٹی گھوٹالے کے سرغنہ اور اہم سازشی بتاتے ہوئے 10 دن کی حراست کا مطالبہ کیا تھا۔ اروند کیجریوال کو رات بھر APJ عبدالکلام روڈ پر واقع ای ڈی دفتر میں رکھنے کے بعد جمعہ کی صبح روز ایونیو کورٹ کی اسپیشل جج کاویری باویجا کے سامنے پیش کیا گیا۔ ای ڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ کیجریوال کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے اور فائدے کے بدلے شراب کاروباریوں سے رشوت مانگنے میں شامل تھے۔ لوک سبھا انتخابات کے دوران تحقیقاتی ایجنسیوں کے غلط استعمال کو لے کر کانگریس سمیت اپوزیشن جماعتوں کے ایک وفد نے جمعہ کو الیکشن کمیشن سے ملاقات کی اور اس پر الیکشن کمیشن کی مداخلت کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن پارٹیوں نے ملاقات کے دوران الیکشن کمیشن کے سامنے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری سمیت تفتیشی ایجنسیوں کے غلط استعمال سے متعلق معاملات اٹھائے۔ وفد نے الیکشن کمیشن سے تفتیشی اداروں کے غلط استعمال پر مداخلت اور کنٹرول کا مطالبہ کیا۔ حکومت ہند کی حج پالیسی 2024 کے تحت 500 حج سیٹیں محرم زمرے کے لیے متعین کی گئی تھی۔ انہیں محرم زمرے کے تحت آن لائن حج درخواست فارم دینے کا موقع دیا گیا تھا۔ اس زمرے میں 714 درخواستیں موصول ہوئیں، جن کا آج قرعہ اندازی کے ذریعے انتخاب کیا گیا، جس میں مہاراشٹر سے 87، کیرلا سے 60، اتر پردیش سے 57، جموں کشمیر سے 51، کرناٹک سے 51، گجرات سے 38، مدھیہ پردیش سے 33، تلنگانہ سے 30، تمل ناڈو سے 28، دہلی سے 15، راجستھان اور آندھرا پردیش سے 11، مغربی بنگال سے 8، بہار سے 6، اتراکھنڈ سے 5، آسام اور چھتیس گڑھ سے 2، جھارکھنڈ، ہریانہ، اڑیسہ، پانڈیچیری، پنجاب سے 1 عازمین منتخب ہوئی ہیں۔ منتخب شدہ عازمین کی لسٹ حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے CEO ڈاکٹر لیاقت علی آفاقی IRS نے قرعہ اندازی میں منتخب تمام خوش نصیب خواتین عازمین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپیل کی کہ آج ہی سے آپ ذہنی طور پر اپنے کو اس مقدس سفر کے لیے تیار کر لیں۔ ڈاکٹر آفاقی نے محرم کوٹے میں منتخب شدہ خواتین عازمین سے اپیل کی کہ حج اخراجات کی پہلی اور دوسری قسط کی کل رقم 2,51,800 روپے اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا یونین بینک آف انڈیا کی کسی بھی شاخ میں 5 اپریل 2024 تک یا اس سے پہلے حج کمیٹی آف انڈیا کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں، جبکہ دیگر مطلوبہ کاغذات صوبائی حج کمیٹی کے دفتر میں مقررہ تاریخ تک جمع کروائیں۔
उर्दू और अंग्रेजी के बुजुर्ग सहाफ़ी और कौमी आवाज़ के चीफ एडिटर जफर आगा का दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र तकरीबन 70 बरस थी और वो निमोनिया और सीने के इन्फेक्शन के मर्ज में मुब्तला थे। उनकी नमाज जनाजा दरगाह शाह मर्दा में अदा की गई, जबकि तदफीन हौज रानी कब्रिस्तान में अमल में आई। नमाज जनाजा और तदफीन में सहाफ़त और मुख्तलिफ शोबों के सरकर्दा लोगों ने शिरकत की। मोहतरम जफर आगा उर्दू रोजनामा सहाफ़त के मुदीर रहे और उर्दू सहाफ़त को मेयारी बनाने में उन्होंने अहम रोल अदा किया। टेलीविज़न पर भी कई प्रोग्राम उन्होंने पेश किए। ईटीवी उर्दू पर उनका प्रोग्राम गुफ्तगू सबसे ज्यादा देखा जाने वाला प्रोग्राम था और उस वक्त जब टीवी चैनल इतना मकबूल नहीं हुआ था, उसके बावजूद उन्होंने सहाफती सलाहियत को बरूए कार लाते हुए अपना लोहा मनवाया। मोहतरम जफर आगा 2017 में जब कौमी आवाज की पोर्टल की शक्ल में शुरुआत हुई थी तो उसके मुदीर आला बनाए गए और उन्होंने डिजिटल सहाफत में कौमी आवाज की शनाख्त कायम की। हफ्त रोज़ा ऊंची आवाज में भी आपके कई बेबाक तज्जिए और मज़ामीन शाये हो चुके हैं। दुआ है कि अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए। रियासत महाराष्ट्र के नासिक स्टेशन के करीब आज सहपहर मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस के SLR लगेज कोच में जबरदस्त आग भड़क उठी। आग लगते ही ट्रेन को रोक दिया गया और मुसाफिर नीचे उतर गए। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक हादसे में 2 बोगियों को नुकसान पहुंचा। रेलवे हुक्काम के मुताबिक आग की शिद्दत के बावजूद मुसाफिरीन को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा और तमाम मुसाफिर महफूज हैं। बाद में उन कोचस को ट्रेन से अलग कर दिया गया और ट्रेन वहां से गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पूनमुड़ी को वज़रा काउंसिल में बहाल करने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन देने के एक दिन बाद तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि जुमा को राजभवन में पूनमुड़ी को हलफ दिलाया। याद रहे कि वजीरों की काउंसिल में पूनमुड़ी को बहाल करने की रियासती हुकूमत की दरखास्त को गवर्नर ने ठुकरा दिया था, जिसके बाद गवर्नर के इनकार को चैलेंज करने वाली तमिलनाडु हुकूमत की अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की थी और उसके लिए गवर्नर को 24 घंटों का वक्त दिया था। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इख्तिदार के घमंड में उनके शौहर को गिरफ्तार करवाया है, जो यहाँ के लोगों के साथ धोखा है। दिल्ली के लोगों के नाम एक पैगाम में सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी ने आपके 3 बार मुंतखब वजीर आला को ताकत के घमंड में गिरफ्तार करवाया है और वो सबको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आम आदमी पार्टी के वजीर आला हमेशा आपके साथ खड़े हैं, अंदर हो या बाहर। उनकी जिंदगी मुल्क के लिए वक्फ है और आवाम सब कुछ जानती है क्योंकि वो जनार्दन है। अब स्टेट न्यूज तफसील से। इमसाल महकमा तालीम की तरफ से 5th, 8th और 9th के लिए बोर्ड एग्जाम के मामले को लेकर जारी अदालती जंग में आज एक बार फिर कर्नाटक हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने हुकूमत को इजाजत दे दी, जिसके फौरी बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि हालिया इम्तिहानात पीर 25 मार्च से शुरू कर दिए जाएंगे। जस्टिस के सोमशेखर राव और जस्टिस राजेश राय पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने रियासती हुकूमत की इस अपील को मंजूरी दे दी कि बोर्ड को हिदायत दी जाए कि 5th, 8th और 9th के बकिया तज्जियाती इम्तिहानात को मुकम्मल करे। अदालत ने इसके साथ ही ये भी हिदायत दी कि आइंदा अगर हुकूमत बोर्ड इम्तिहानात करवाना चाहती है तो इस सिलसिले में तमाम फरीकों से मशवरा करे। याद रहे कि हुकूमत ने अक्टूबर 2023 के दौरान 2 नोटिफिकेशन जारी किए, जिसमें सालाना इम्तिहान बोर्ड के जरिए करवाने की हिदायत दी गई थी और इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। वाहिद जज की बेंच ने रियासती हुकूमत के नोटिफिकेशन को मंसूख कर दिया, मगर रियासती हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ डिविजनल बेंच से अपील की और बेंच ने रियासती हुकूमत की दलील को मंजूर करते हुए बोर्ड इम्तिहान जारी रखने की हिदायत दी है। एनआईए और सीसीबी ने व्हाइटफील्ड के रामेश्वरम कैफे बम धमाका मुलजिमों को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है।
जनिए और सीसीबी पुलिस ने कैफे के सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाले मुश्तबह शख्स की तलाश शुरू कर दी, जो कैफे से 3 किलोमीटर दूर एक मजहबी मकाम के करीब कैप छोड़ा और अपनी कमीज उतारते हुए गोल गले वाली टी शर्ट पहनी और चला गया। ये कैब तफ्तीशकारों को सेंट्रल चेन्नई माल की तरफ भी ले गई है। कहा जाता है कि जनवरी के आखिर में ब्रांडेड रिटेल स्टोर पर फरोख्त हुआ था। टोपी और दीगर अशिया खरीदने वाले 2 नौजवानों की नई सीसीटीवी फुटेज भी दस्तयाब हो गई है और इस पर तहकीकात जारी है। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गई। हमें पूरी उम्मीद है कि हस्बे साबिक आपका ताउन मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।